नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। चुनावी घोषणा कार्यक्रम में शुरुआत है आप सभी का, और कार्यक्रम का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणाओं के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,650 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की सौगात हिमाचल प्रदेश को दी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने एम्स का उद्घाटन उन्होंने किया, और इस दौरान अस्पताल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। जो यह आधारशिला 2017 में रखी गई थी, वो कार्य आज पूरा हुआ है और आज उसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,611 करोड़ के उद्घाटन और अन्य शिलान्यास के काम भी किए हैं। पीएम ने बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बदले का उद्घाटन किया। सीएम जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रखी तो हिमाचल को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमाचल को 10,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल की जनता को कई सौगातें देने आए हैं, इसलिए उनका धन्यवाद किया। अब बात जाहिर सी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिगुल फूंका है चुनाव का, आने वाले कुछ ही दिनों में घोषणा चुनावों की हो सकती है, अधिसूचना जारी हो सकती है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने इन्हीं सौगातों के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है, उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में हाटी समुदाय को भी जो स्थान दिया है, उसके लिए सिरमौर की जनता और हिमाचल की जनता सदा आपको आशीर्वाद देगी, आपको आपके आभारी रहेगी। मित्रों, ये बताता है, मैं तो यहां बिलासपुर में जानता हूं, कभी कोई प्रधानमंत्री 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार कहीं दर्शन हो जाते थे, और हमारे लोग उसी की गाथा गाते रहते थे कि प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री आए थे। और यहां हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जरा सी भी उफ होती है, जरा सी भी तकलीफ होती है, तो तुरंत प्रधानमंत्री जी हमारी दुख को देखने के लिए और उसको संभालने के लिए आते हैं। और हमें जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हिमाचल को आगे बढ़ाया है, विकसित किया है, दुनिया तो लोहा मानती है। अभी अनुराग जी ने सारे देश की और दुनिया की तस्वीर आपके सामने खींची। दुनिया और देश लोहा मानता है, लेकिन हम हिमाचल के लोग जो बिल्कुल सीधे साधे पक्के अपनी बात कहकर के चुप हो जाते थे, उनको अगर किसी ने आवाज दी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इस बात को बधाई आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज कुछ और नहीं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का, 750 बेड का, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री। मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको, युवाओं को दिया है। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी, आप जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की
वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला की, मजदूर की, नौजवान। मंत्री जी, हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था। यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी कि इलाज का यह अंतिम पड़ाव है जो दिल्ली में मिलेगा। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, कभी भूल नहीं सकते इस बात को। और निश्चित रूप से ये कुछ चीजें ऐसी हैं, हम प्रगति की राह पर कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन ये चीजें याद दिलाती रहेंगी मुड़ मुड़ करके हमको, पीछे देखने के लिए हम कहां से शुरू हुए थे और किस नेतृत्व ने हमें संबल दिया, किस नेतृत्व ने हमें सहयोग दिया, किस नेतृत्व ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। और उसमें अगर किसी का जिक्र आता है तो नाम एक है, नरेंद्र मोदी। देखिए, आज प्रधानमंत्री जो है चौथी मर्तबा जो है हिमाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के माध्यम से सरकार को जाती है, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है वो आपने देखा होगा कि मंडी में भी करोड़ों रुपए का जो है इंतजाम किया गया सरकारी पैसे से। और आज बिलासपुर में भी आपने यही देखा कि एचआरटीसी की कम से कम 100 बसें शिमला से जो है बिलासपुर भेजी गई है और अलग अलग डिपो की सारी बसेस जो है वहाँ पे है और लोग आज सड़कों पे परेशान हो रहे हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से, एचआरटीसी की तरफ से। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो 4 मर्तबा जो है हिमाचल प्रदेश आ गए हैं। वो अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे जरूर ताजा कर जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ वादे किए थे उसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते हैं। महंगाई के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी, बेरोजगारी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और हमारे किसान बागवान भाइयों को पैकेज देने के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन आज हर एक मुद्दे के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौन है। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हर बार हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनसे हमेशा यही चाहा था कि भाई वो हिमाचल आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जाए। लेकिन हर बार वो मंडी जाते तो सेपू बड़ी की याद आती है, चंबा जाते हैं तो कुछ और बात आती है, धर्मशाला जाते हैं तो कुछ और चीज बोलते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता को जो है उन्होंने कुछ नहीं दिया है। जहाँ तक जयराम जी की बात है, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में बोल रहे थे कि हम जो है रिवाज बदलने की बात करेंगे। तो मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि आज के जो हालात पैदा हो गए हैं वो लोगों ने सरकार को बदलने का जो है अपना पूरा मन बना दिया हुआ है और अभी आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लोग जो है अपना पूरा मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से सरकार बनाने वाली है। चलिए, तो फिलहाल जिस तरीके से चुनावी घोषणाएं जो है वो इस बार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन कांग्रेस की ओर से इन चुनावी घोषणाओं को मात्र जुमला बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल में ही जब चौथी पांचवी बार आए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कई ऐसे हिमाचल के जिले हैं जहां पर कोई भी सौगात, कोई भी कार्य विकास के नहीं किए गए हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मोहित सूद जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण शर्मा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और पदम वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मोहित सूद जी, आपके पास में आना चाहूंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में आए हैं और हिमाचल आने के बाद उन्होंने कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात हिमाचल को दी, इसी के साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में चुनावों की घोषणा भी कभी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, नमस्कार सब दर्शकों को और मेरे साथियों को। ये बहुत ही आज एक ऐतिहासिक पल है
देश के प्रधानमंत्री ने एम्स का लोकार्पण हमारे प्रदेश की जनता को करा है। एम्स जैसा इंस्टीट्यूट हिमाचल को मिलना एक बहुत गर्व की बात है और प्रधानमंत्री खुद आज उसका लोकार्पण करने हिमाचल आए। जो उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट करे, जो 4 लेन प्रोजेक्ट है नालागढ़ पिंजौर का, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क उसका उद्घाटन हुआ है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का आज उद्घाटन हुआ है। और प्लस मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले हमारे को बल्क ड्रग पार्क भी मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो सिर्फ 3 पार्क मिले, एक आंध्र प्रदेश, गुजरात और एक हिमाचल प्रदेश, जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हिमाचल में आने वाली है। तो आज जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, वो एकदम अच्छी रफ्तार से दौड़ रही है और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनको दिशा निर्देश सेंटर से मिल रहे हैं उन पे कार्य करते हुए प्रदेश को एक संगठित तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है तो मेरे कांग्रेस के मित्रों से ये पूछना है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री उन्हीं के यूपीए से होते थे, तो उन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस तक छीन लिया और वो स्टेटस को आज तक हम रिस्टोर नहीं कर पाए। वो तो हमारी भाजपा की सरकार वापस आई तो हमारे को हिमाचल का स्पेशल स्टेटस मिला और फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। ठीक है अरुण, ठीक है सूद साहब। अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। शर्मा साहब, प्रधानमंत्री के दौरे को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो मात्र जुमला इस दौरे को बताया है और कहा है कि कई भी ऐसे जिले हैं जहां पर अभी कोई सौगात नहीं मिली है। दूसरी ओर जिस तरीके से सूद साहब ने सवाल पूछा आपसे, उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये तो अच्छी बात है कि एम्स का उद्घाटन वहां पर हुआ बिलासपुर में, लेकिन प्रदेश की जनता को ये भी अच्छी तरह से याद है कि जब यूपीए की सरकार यूपीए 2 देश के अंदर थी कांग्रेस के नेतृत्व में, तो ये उस सरकार का फैसला था कि पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट खुले, वो चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो मेडिकल साइंसेज का या आईआईटी हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इस तरह के फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट है। तो ये यूपीए 2 के फैसले थे। और मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हमारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगे, चुनावी घोषणाएं प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। हिमाचल में कुछ ही समय में चुनाव जो है वो घोषित होने वाले हैं, लेकिन उसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं कह रहा था कि जब हिमाचल प्रदेश के अंदर 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो ये बात उस वक्त सामने आई थी कि भी हमारा जो एम्स है वो बिलासपुर में उसकी स्थापना की जाए, बिलासपुर के अंदर वो एम्स खुलना चाहिए। तो ये उस वक्त की कैबिनेट ने अप्रूव करके दिया था। तो ये तो वक्त की बात है। उसके बाद सरकार केंद्र में भाजपा की बनी, तो उसके बाद वो चला। लेकिन आज जो ये उद्घाटन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का हुआ है बिलासपुर में, वो एक आधा अधूरा उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं वहां पे होनी चाहिए थी वो अभी नहीं है। ये चुनावों को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला किया कि आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन करके लोगों को एक छलने की कोशिश की है चुनावों के दृष्टि। ठीक है पदम वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब, फिलहाल जिस तरीके से आज एम्स की सौगात मिली है बिलासपुर को, बीजेपी ने ये साबित कर दिखाया है, क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला रखी थी, यानी कि अपने ही टेन्योर में, अपने ही कार्यकाल में जो तमाम चीजें थी वो यहाँ पूरी की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि पूरे तरीके से जो ये कार्यकाल है उसी के अंदर अगर ये घोषणाएं जो है पूरी की जा रही है, लेकिन पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई है, अभी तक जो सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई है। पदम जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं मोहिसूद जी आपसे चाहूंगी। शर्मा साहब कह रहे हैं कि आधे अधूरे उद्घाटन किए हैं यहाँ पर, आधे अधूरे कार्यकाल के।
मोहित सूद जी। पूरा उद्घाटन आज पूरा है, प्रधानमंत्री जी ने उसका दौरा करा। पूरे जो ओपीडी है वो फंक्शनल है, जो ऑपरेशन थिएटर है वो फंक्शनल है, नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर आएगा, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ रहा है। तो आज मेरे कांग्रेस के मित्रों से ये प्रश्न है कि एक हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो आप इस प्रगति को देखकर बौखला क्यों रहे हैं? आप आज इसका स्वागत करना चाहिए, आप उल्टा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 5 साल में आज तक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल में कभी बनकर तैयार नहीं हुआ। ये तो भाजपा की डबल इंजन सरकार है, इसके कारण ये बनकर पॉसिबल हुआ। सेंटर से हम पैसा लेके आए, हमने यहाँ पर उस पर कार्य करा। अब मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि हमने आधा अधूरा उद्घाटन कर दिया। आधा अधूरा उद्घाटन का क्या मायने रखते हैं? मतलब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अब जो भी एक कोई बड़ी इंटरनेशनल लेवल की चीज कभी किसी प्रदेश में आती है तो वो धीरे धीरे अपने मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पर जाती है। तो अभी 1 साल का समय और दीजिए आप हमारे को, इस डबल इंजन की सरकार को। हम इस एम्स को इंडिया का बेस्ट एम्स बनाकर आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बात तो और है ना सूद साहब, ये बीजेपी का हमेशा से ये कहना क्यों है, जब 2022 की बात, 24 की बात होती है, 22 की बात होती है, तो 1 साल आगे तक का लक्ष्य क्यों होता है बीजेपी का? आपको 1 साल और चाहिए? नहीं 1 साल मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं जो थोड़े बहुत जो उसमें काम रह गए होंगे, हम 1 साल का समय और मांग रहे हैं। 1 साल में उसको भी पूरा कर देंगे और हम इसको सबसे बढ़िया एम्स इंडिया का बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अरुण शर्मा जी, आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया। वो कह रहे हैं कि 1 साल में इसका जो काम बचा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि चुनावी घोषणा कर दी है, और ये चुनावी घोषणा ही कही जा सकती है क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारियां चुनावों को लेकर? जी देखिए, ये कोरी चुनावी घोषणाएं हैं और आनंद फानंद में ये उद्घाटन किए जा रहे हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 साल 2017 में इसकी नींव पड़ी थी, आज 2022 है, तो पूरा उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? पूरी फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है। अभी सिर्फ ओपीडी चल रही है। ओपीडी है, 750 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको सारा चलना चाहिए। 5 साल का अर्था बहुत होता है। एक तरफ ये बात करते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो लोगों को फायदा तो होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री बिलासपुर में आए, हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, तो हिमाचल की जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कोई नई सौगात और हिमाचल की जनता को देंगे इस अवसर पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज देश जो है, पूरा प्रदेश जो है वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि जो बुनियादी चीजें हैं हमको उसकी तरफ तो ध्यान देना है ना। अगर हमको रोटी मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा, तब हम और चीजों का फायदा उठा सकेंगे। जब हम भूखे हैं या बेरोजगार हैं तो स्वास्थ्य में तो बुनियादी चीजें तो है, और एम्स बनना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से गलत है। यहाँ पर सिर्फ हिमाचल को नहीं, सिर्फ आस पड़ोस के राज्यों को भी काफी फायदा होने वाला है ना अरुण जी। देखिए, हम एम्स का तो हम स्वागत करते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार का भी योगदान है। हम इसको नहीं जुटलाते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी तरफ भी तो देश के प्रधानमंत्री का ध्यान जाना चाहिए कि नहीं? हमको बेरोजगारी और महंगाई पे भी कुछ बोलना चाहिए या नहीं? क्योंकि लोग इस चीज से त्रस्त हैं। आज पूरे देश की जनता इस चीज से परेशान है। इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मोहित सूद जी, हाँ, और मोहित जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। अरुण जी पूछ रहे हैं आपसे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, ना तो बेरोजगारी पर ना भ्रष्टाचार पर कोई बात रखी उन्होंने। नहीं देखिए, प्रधानमंत्री आज एम्स के उद्घाटन के लिए आए थे, और प्रधानमंत्री आज एक ऐसा ग्लोबल लीडर है जिन्होंने बहुत अच्छा बेरोजगारी को मैनेज करा है। आप जो ग्लोबल फिगर्स को ले लें, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, तो जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है वो इंडिया से कहीं हाई है। जो वहाँ पर इन्फ्लेशन के रेट्स है वो भी इंडिया से कहीं हाई है। तो आज
जबकि यूक्रेन वॉर और कोविड से पूरा विश्व उभर रहा है, तो एक प्रधानमंत्री जो हमारे भारत को बिल्कुल स्टेबल करके आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के मेरे मित्र उनको क्रिटिसाइज करते हैं। आज आप विश्व की परिस्थितियों में देखिए कि हिमाचल भारत का क्या रोल है। जी मैम ये सिग्नल ही टूट गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप इसको, ये एक आज ग्लोबल जो ये बातें कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई की, एक ग्लोबल इश्यूज है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उससे भारत को बहुत अच्छे से उभार रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर अपने स्तर पर जितना भी कार्य हो सकता है हिमाचल गवर्नमेंट भी कर रही है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये इतने बड़े स्टेज से हम बेरोजगारी की बात करें और महंगाई की बात करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब हिमाचल ने कुछ चाहा है, उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और बिना मांगे चीजें दी हैं, तो हमें मांगने की क्या जरूरत है। जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त पदम वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पदम जी, फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आज ये जो दौरा रखा हिमाचल प्रदेश का, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनावी बिगुल या कहेंगे इसे, क्योंकि चुनावी बिगुल तो फूंक दिया है, लेकिन घोषणाएं जो है अब कांग्रेस इनको कह रही है कि चुनावी घोषणाएं हैं। नहीं, ये बात सही है कि हाँ, ये चुनावी बिगुल तो है ही है। और जहाँ तक घोषणाओं की बात है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो कहनी जरूरी हो जाती है कि ये केवल चुनावी घोषणाएं नहीं हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो धरातल पर उतरी हैं। चुनावी घोषणाएं हम उनको कह सकते हैं जिन्हें हम लॉलीपॉप की संज्ञा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो धरातल पर नजर आता है। किसी भी एम्स का आप देखिए 5 साल के अंदर पूरी उसका बन जाना, शिलान्यास के बाद बन जाना, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इसे चुनावी घोषणाएं तो नहीं कह सकते। जैसे या बल्क ड्रग पार्क की बात है, ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है, बहुत सालों से चल रहा था ये, और अभी इसकी सौगात अगर मिली है, पूरे देश में 4 हैं जिसमें से एक हिमाचल को मिला है, तो ये उतरी हुई चीज है। या जैसे पिंजौर वाले जो हाईवे का निर्माण है, तो हम तो क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, हम देखते हैं कि वहाँ काम चला हुआ है। तो जो चीजें हो रही हैं, या बाकी जगह भी आप कहीं पर देखिए, 4 लेन के काम चले हुए हैं, पुलों के काम चले हैं, सुरंगों के काम चले हैं, इन्हें हम चुनावी घोषणाएं नहीं कह सकते। लेकिन अरुण जी का कहना है कि जो ये एम्स है उसका उद्घाटन जो कर दिया गया है, वो आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन किया गया। जो पूरा कार्यक्रम है उसका जो सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए थी, वो सुविधाएं अभी नहीं दी गई हैं उसमें। देखिए, अगर हम इनकी बात भी अगर मान ले, 5 साल के अंदर अगर 750 बिस्तर वाले एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, जिसमें बाकी सारी सुविधाएं भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है, इस साल से वहां पर क्लासेस भी बैठनी शुरू हो जाएगी। अगर ये शुरू हो गया तो हम इसे आधा अधूरा नहीं कहेंगे, हम इसे एक चरण कह सकते हैं कि हाँ, एक चरण का उद्घाटन हो गया। बाकी हम तो एक ही बात कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से कर सकते हो, कौन सी सरकार, किसकी इच्छा शक्ति कितनी है, ये डिपेंड करता है। अगर कांग्रेसी मित्रों की बात करें तो इनसे जरा ये पूछिएगा कि टांडा का मेडिकल कॉलेज कितने सालों में बनकर तैयार हुआ था, या जो अभी IGMC जो शिमला का है सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है, अभी भी उसके कितने ब्लॉक्स बनते रहते हैं। अभी भी 1 हफ्ता पहले भी वहाँ एक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहनी चाहिए। अरुण जी, अरुण शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, पदम जी की बातों पर प्रतिक्रिया आपकी। इस बात से चुनावों को ध्यान में रख के किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? ये तो जल्दबाजी को तो नकार रहे हैं ना पदम जी। वो कह रहे हैं कि ये जो विकास है वो तो एक सतत प्रक्रिया है, और जाहिर सी बात है कि अगर एक कार्यकाल जो है, अपने कार्यकाल में अगर कोई सरकार अपना कार्य पूरा कर रही है, तो चाहे वो अधूरा हो, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, लेकिन जनता को उसकी सुविधाएं तो मिलेंगी ना। लेकिन उसका ये बात करते कि हमने प्रथम चरण का उद्घाटन किया है, ये तो कह रहे हैं हमने एम्स का उद्घाटन किया है। एम्स का मतलब है कि सारी सुविधाओं के साथ आपने उसका उद्घाटन कर दिया है। आपने तो खाली सिर्फ OPD शुरू करी है, उसमें तो बहुत कुछ होना है। एम्स के अंदर तो बहुत कुछ फैसिलिटीज
होनी चाहिए, तो उसमें समय लगेगा। जब वो चीज धरातल पे आएगी तब आप कह सकते हैं कि हमने एक संपूर्ण रूप से विकसित एम्स का उद्घाटन हिमाचल में किया है। और फिर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जहाँ बिलासपुर में इन्होंने आज एम्स का उद्घाटन करा, वहाँ पे एक चिरतपुर बिलासपुर मनाली 4 लेन का काम 2012 से चल रहा है, उसका क्या है? वो अभी वैसे का वैसा पड़ा है, बीच में बंद हो जाता है, कभी चल रहा है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत भी है। साथ में वो ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए और दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये मेरा नहीं, वो बात आपकी भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को बाकी मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी पर तो बात होती ही है और हो भी रही है, लेकिन अगर एम्स बिलासपुर को मिला है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। तमाम पूरे राज्य को इससे फायदा होगा ना अरुण जी। और अगर चलिए आपने आपकी बात मानकर आधा भी विकास मान ले तो आगे आगे धीरे धीरे कंटिन्यू तो होता रहेगा। अभी जिस तरीके से पदम जी ने बताया कि कांगड़ा में जो मेडिकल कॉलेज है वो भी तो अभी तक पूरा बन रहा है ना। वो तो हम मानते हैं कि ठीक है, समय लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये कौन समझाए कि हिमाचल प्रदेश जो एग्जिस्टेंस है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी के 1971 में जो पूर्ण राजत्व का दर्जा मिला, क्या ये चीजें ये भूल रहे हैं? अपनी बारी में तो ये कहते हैं कि भाई निरंतर प्रक्रिया है, क्या ये भूल जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है? पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया, ठीक है ना। तो ये चीजें आज आईजीएमसी की बात होती है, आईजीएमसी के अंदर जो फैसिलिटीज कांग्रेस पार्टी ने खड़ी करी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी है, वो आज प्रदेश की जनता के सामने है। तो ये मानते हैं निरंतर प्रक्रिया है, समय लगता है, लेकिन उसका आप प्रचार चुनावों की दृष्टि से आप प्रचार करोगे तो उसका बिल्कुल विरोध होगा, वो गलत है। क्योंकि जब आपने वो काम पूरा किया ही नहीं तो उसका श्रेय आपको अभी नहीं मिल सकता। लेकिन मुझे लगता है अरुण जी कि आपको अपनी दृष्टि में सुधार की थोड़ी जरूरत है। एक और आप कह रहे हैं कि विकास सतत प्रक्रिया है और आपको पूरे तरीके से धीरे धीरे कार्य कर सकते हैं, दूसरी ओर आप अपने कार्यकाल को इस पर लागू नहीं कर रहे हैं। मोहित जी, अरुण शर्मा जी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो कांग्रेस ने दिलाया है, लेकिन बीजेपी भूल रही है उसे। नहीं, बीजेपी नहीं भूलती, उसको भूलते हैं। जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे वाईएस परमार जी, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है। ठीक है। और जो कांग्रेस का योगदान हिमाचल के निर्माण में वो भी सराहनीय है। लेकिन बात आज की है, आज के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज 50 लाख के बजट से वो इनॉग्रेट कर दिए जब इनकी पिछली सरकार थी। आप मेरे से बताइए कि विश्व में कहीं 50 लाख रुपए के बजट से मेडिकल कॉलेज बनता है कि नहीं बनता है? ये तो सिर्फ हमारी डबल इंजन की सरकार थी कि वो कॉलेजेस को भी अब हमने नेशनल स्टैंडर्ड का बनाया। और सिमिलरली ये जो एम्स है, ये बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनकर बिलासपुर में उभरा है। हम सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। मैं कांग्रेस के मित्र आज इतने बौखलाए हैं कि इसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। अरुण जी, कोई बात नहीं, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। जो कुछ दिख रहा है हम वो बात कर रहे हैं। अब अपनी बारी में भारतीय जनता पार्टी अपनी बारी में तो श्रेय लेने को आ जाती है। इतनी सालों में जो कांग्रेस ने देश और प्रदेश में काम किया है वो इनको नजर नहीं आता है। इतने इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल के खड़े करे हैं, वो कुछ नहीं है। आप जैसे बड़े काम कर रहे हो, आप कर रहे हो और आज आप श्रेय लेने की कोशिश करते हो, जो कि गलत है। और चुनावों की दृष्टि से आप ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जब डबल इंजन की सरकार इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने जो 2000 जो गलत निष्कर्ष मत निकालिए। हिमाचल प्रदेश की जनता को जो वादे किए थे, आपको आज हर्षित होना चाहिए कि 5 साल में इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास हिमाचल में बिलासपुर में खड़ा हुआ है। हिमाचल की जनता को मोदी जी ने 5 साल पहले बहुत सपने दिखाए थे चुनावों से पहले, लेकिन वो तो आज तक एक भी नहीं धरातल पे उतरा है। तो लोगों का ये लोगों की ये मतलब वो लोग ये पूछ सकते हैं, चुनावों का वक्त है, पार्टियां
लोगों के सामने जाती हैं तो लोग तो ये पूछेंगे कि आपने 5 साल पहले जो घोषणाएं, जो वादे हिमाचल प्रदेश की जनता से किए थे, तो उसमें से आपने कितने पूरे किए? नहीं तो उसका जवाब तो बीजेपी दे देगी। अब देखिए अरुण जी, जो सवाल पूछे जाएंगे, जनता जो सवाल पूछेगी उसका जवाब बीजेपी देगी, लेकिन आपसे भी तो सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष के तौर पर आपने क्या किया, आगे आने वाले समय में चुनावों के लिए आपकी क्या तैयारी है, बता दें जरा। आप अगर चुनावी घोषणा कह रहे हैं बीजेपी के इस जो ये कार्यकाल में उसने काम किए हैं, और अभी जो एम्स का उद्घाटन हुआ उसको अगर चुनावी घोषणा कह रहे हैं, चुनावी घोषणा ही मान लीजिए, लेकिन कम से कम जनता का भला तो हुआ। आप किस तरीके की तैयारी में हैं? देखिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। एम्स जो बिलासपुर में बना है स्वागत योग्य है, लेकिन हम विरोध करते हैं कि आधे अधूरे का आपने जल्दबाजी में चुनावों के दृष्टिगत आपने उद्घाटन किया। आप इंतजार नहीं कर सके कि भाई हम इसको पूरा करें। जिस तरह की फैसिलिटीज इसके अंदर होनी चाहिए थी, उस तरह की फैसिलिटीज लोगों को मुहैया कराई जाए, जो लोगों को अपेक्षाएं थी वो तो कुछ नहीं हुआ। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने 5 साल पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को सब्जबाग दिखाए थे अपने भाषणों में, चुनावी भाषणों में, उनमें से कितने धरातल पे उतरे हैं? एक भी नहीं। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, चरम पर है। इन चीजों का समाधान भी तो सरकारों ने करना है। ठीक है, लोग किसके पास जाएंगे, किससे ये सवाल करेंगे लोग? और कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक आपने बात की, मुस्कान जी, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी की आपने बात की, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार और तर्क विपक्ष की भूमिका हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर कर रहा है, और ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का काम है कि वो कमियों को उजागर करें। और इन लेकिन कमियों को करिए ना, तो अरुण साहब कमियों को उजागर करिए, जो कमियां हैं उनको उजागर करिए। इस तरीके से इस बात को आप ये कह रहे हैं कि मात्र ओपीडी है, ये बात तो गलत है ना। जो कार्य कर रही है सरकार उसकी तो सराहना करनी पड़ेगी। खैर, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। पदम जी, जिस तरीके से अभी हम हिमाचल को देख रहे हैं, आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर अधिसूचना भी जारी हो सकती है और चुनाव आयोग इसी घोषणा भी कर सकता है चुनावों के लिए। किस तरीके से आप तमाम समीकरणों को आगे देख रहे हैं? बीजेपी लगातार, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देखिए पिछले कुछ समय में लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस को कहां देख रहे हैं आप? इस मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी हम राजनीति की अगर बात करते हैं, तो इस मामले में कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। आज इनकी तरफ से थोड़ा सा ये हुआ है कि हाँ, प्रियंका गांधी की कुछ 3 रैलियां अभी इन्होंने डिसाइड की हैं, जबकि उससे पहले अगर बीजेपी का देखें तो बीजेपी अपने हर लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े सम्मेलन कर चुकी है, युवा सम्मेलन कर चुकी है, महिलाओं वाले सम्मेलन कर चुकी है, और इसके अलावा जो इनका त्रिदेव सम्मेलन होता है वो बहुत पहले से चला हुआ है। डोर टू डोर कैंपेनिंग में चले हुए हैं, पंचायत लेवल पर मतलब बहुत आगे है अगर बीजेपी की इसमें बात करें। और जो ये चीज है, आज मोदी की रैली वाली जो बात है, या पिछले हफ्ते जैसे सुंदरनगर का वो युवा मोर्चा वाला था जिसमें नहीं आ पाए मोदी जी, तो उसमें नहीं आ पाए, लेकिन आज आए और आज जो चीजें की हैं, तो उससे देखिए संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत आगे बीजेपी चल रही है। और आगे चलने के साथ साथ जो बाकी कार्यकर्ता हैं जो वहां पर उन रैलियों में गए हैं या जिन्होंने देखा है, वो उस चीज को लेकर अपने एरिया में जब जाते हैं तो उसको भुनाते हैं। जबकि कांग्रेस के पास वो चीज कुछ भी ऐसा इस वक्त नहीं है, अभी नहीं है कि वो उनके कार्यकर्ता अगर किसी नेता की रैली में जाएं तो उसको आकर भुनाए हो यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है अभी कांग्रेस के पास। अलबत्ता कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हिमाचल प्रदेश की मैं खाली बात करूंगा, यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं। पिछले अगर 10 दिनों का घटनाक्रम देखें तो 3-4 नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, और भी अभी डेली जब एक ज्वाइन करता है तो 2 लोगों की और लिस्ट आ जाती है कि वो भी कभी भी जा सकते हैं। और ऐसे नेता जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो अगर इस तरह का सब कुछ चल रहा है, अभी 2 दिन पहले सुरेश चंदेल जी ने ज्वाइन किया, जो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए, अब फिर दोबारा बीजेपी में आ गए, उससे पहले हर्ष महाजन ने जो ज्वाइन किया, तो ये जो है ये सेटबैक है कांग्रेस के लिए। और अगर कांग्रेस, अच्छा एक चीज और जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये ऐसा किया,
हिमाचल को बनाया। देखिए 50 वर्ष हो गए, 50 वर्षों में एक आईजीएमसी के अलावा ये चीज ये भी तो सोच सकते थे कि हमें एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाना चाहिए या एम्स ही बनाना चाहिए, तो वो चीज नहीं आई कहीं पर। या आज हाइड्रो इलेक्ट्रो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बिलासपुर में जो बंदला में खोला गया, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए थी पिछले, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो प्रोजेक्ट है, जो चीजें हैं, वो कांग्रेस के देन है, शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन उसके अलावा उसमें रोजगार के साधन कैसे हो सकते हैं उस चीज पर नहीं गए। वो विजन की कहीं ना कहीं कमी रही। अगर हम इसको एक विश्लेषण के तौर पर देखा जाए, कांग्रेस आज भी भूतकाल में जी रही है, आज भी वो पुरानी बात कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की बात करती है, वो भविष्य की बात करती है, वो वर्तमान की बात करती है, वो भूतकाल की बात नहीं करती। भूतकाल ठीक है कि बीजेपी भी भूतकाल में के कांग्रेस को भूतकाल के लिए कोसती जरूर है, लेकिन वो उसके साथ चलती नहीं है कि ऐसा ही हुआ तो ऐसा ही होगा, हमने यही किया तुम इसीलिए हमको वोट दो। वो कहीं ना कहीं भविष्य की बात करती है, भविष्य में जोड़ने की बात करती है, इसलिए उसके साथ लोग जुड़ते हैं। जो भी वोटर है वो जुड़ता है, युवा है वो जुड़ता है, महिलाएं हैं अक्सर वो जुड़ती हैं। तो ये एक जरूर फर्क है। ठीक है मोहित सूद जी, अब बीजेपी तो लगातार कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप इस समय हिमाचल प्रदेश में? देखिए, न कांग्रेस के पास दिशा है, न लीडर है, न इनके पास नीति है, न नीयत है। जो इनके टॉप लीडरशिप है टोटल बिखराव में है। चाहे आप स्टेट को ले लीजिए, चाहे सेंटर को ले लीजिए, यहाँ भी परिवारवाद बिल्कुल हावी है, दिल्ली में भी परिवारवाद बिल्कुल हावी है इनके वर्किंग पर। आपने ये सारा घटनाक्रम पिछले 2 महीने से आप देख ही रहे हैं, आपके समक्ष है। ग्रास रूट पे इनका जो वर्कर है पूरी तरह डिमोरलाइज्ड है और एक नीति नहीं है आपके पास है। आप झूठ के पुलिंदों का एक डॉक्यूमेंट बनाकर 10 झूठी गारंटियां देकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। वो गारंटी आप कहां से पूरी करोगे, उसके बारे में जब इनसे पूछा जाता है तो ये इनके मौन व्रत धारण कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मुद्दा उठाया है कि जे आप कोई पोल में प्रॉमिस करेंगे तो आप उसका व्हाइट पेपर आप पूरा बताइए, फाइनेंशियल उसका पूरा लॉजिस्टिक बताइए कि कैसे आप उसको फुलफिल करेंगे। तो जब हम इन अपने मित्रों से प्रश्न करते हैं कि आप जो ये गारंटी बोल रहे हैं, आप ये बताइए आप फुलफिल कैसे करेंगे, तो इनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। इनके नेता ये पब्लिक में एक्सेप्ट कर चुके हैं जो ये गारंटीज है ये झूठ का पुलिंदा है। तो ऐसी पार्टी पर प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करेगी? और दूसरी तरफ देख लीजिए, सबसे एक मोस्ट पॉपुलर जो ग्लोबल लीडर है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को हेड कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी विजन बिल्कुल क्लियर है, उनकी जो हिमाचल के प्रति प्रेम है वो सबको पता है। तो जनता एक ऐसे लीडर पर विश्वास करेगी जो देश को और प्रदेश को आगे लेके जा रहा है, कि एक ऐसी पार्टी पर विश्वास करेगी जो सिर्फ अपनी लेगेसी के ऊपर काम कर रही है कि हम 130 साल पुरानी पार्टी हैं और हमने हिमाचल को बनाया। लेकिन आप जनता को आज आगे की विजन क्या दे रहे हैं? आप जनता को आज हिमाचल को 5 साल में आगे कहां लेके जाएंगे, 10 साल में आगे कहां लेके जाएंगे, उसका रोड मैप कहां दिखा रहे हैं? वो इनके पास कहीं नहीं है। तो जो भाजपा है और जो ये डबल इंजन सरकार है हमारी, हम बिल्कुल वचनबद्ध है कि अगले 5 साल में हिमाचल को मॉडल हिल स्टेट बनाकर देश में एक अलग तरह का मॉडल हम पेश करेंगे। जैसे हमने इस वाले कार्यकाल में सोशल सेक्टर में जयराम सरकार ने पूरे देश को एक सोशल सेक्टर का मॉडल दिया है जो बाकी अब सरकारें भी फॉलो कर रही हैं। तो हमारे पास लीडर भी है, विजन भी है, पॉलिसी भी है, नियत भी है, कार्यकर्ता भी है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं पिक्चर में है। ठीक है अरुण शर्मा जी, ना तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहीं देख रहे हैं आपको, ना कि बीजेपी आपको किसी तरीके से चुनौती मान रही है। अब जिस तरीके से बीजेपी तो अपना कुनबा बढ़ा रही है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आने वाले चुनावों में आप क्या करेंगे? अब
देखिए ऐसा है, इनका तो काम है, ये तो कहेंगे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वो स्थापित पार्टी है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अरुण शर्मा जी, लेकिन विरोधी पार्टी आपको किस तरीके से ले रही है उस चीज को तो जानने की जरूरत है। मुस्कान जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता पिछले 5 साल की जो निष्क्रिय सरकार जयराम जी की हिमाचल प्रदेश में रही है, उससे तंग आकर, महंगाई बेरोजगारी से तंग आकर इनसे पीछा छुड़वाना चाहती है। और आने वाले 1 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है। बोलने के लिए तो ठीक है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लोगों के दिलों में आप कहाँ पे हैं? लोग तो बिल्कुल परेशान हैं। लोग तो मौका देख रहे हैं कि हमको कब मौका मिलता है और कब हम इनसे पीछा छुड़वाएं। इतनी निष्क्रिय सरकार, जिसका ये पता नहीं कि सरकार कौन चला रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोग परेशान हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और हम कब बाहर करें। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के पास दिशा भी है, नेतृत्व भी है, इच्छा शक्ति भी है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 वर्षों से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर शासन किया है और इसी तरह से प्रदेश के अंदर भी किया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल को दिए हैं, मजबूत से मजबूत, और आज भी हमारे पास मजबूत नेतृत्व है जिनका लोगों में पकड़ है। पार्टी के लोगों को उनके नेतृत्व पे विश्वास है। तो हमको भारतीय जनता पार्टी से आवश्यकता नहीं है सीखने की। और रही बात ये, भारतीय लोग बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपने जितना दुरुपयोग देश की सरकार ने ईडी, इनकम टैक्स का किया है अपने विरोधियों के खिलाफ पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आप किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को दबाव में लाकर आप काम कर रहे हो। तो इससे पूरा देश वाकिफ है। तो ये समय आने पर इन चीजों का जवाब आपको मिलेगा। कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है और कांग्रेस कम से कम 45 सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर जीतेगी। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है पदम जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में 45 सीटों का दावा कर दिए, 45 सीटों पर दावा ठोक रही है कांग्रेस। इस दावे को भी बता दीजिए आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कुनबा तो बढ़ रहा है, वो सबको दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कि अंदरूनी कोई गेम खेल रही है, तभी कह रही है 45 सीटों पर। नहीं, अंदरूनी गेम तो कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अभी तक अगर हम पूरा हिमाचल में देखें तो इस वक्त लड़ाई बीजेपी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ लड़ रही है। आप और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का आपस में मुकाबला चल रहा है। तो किसके पास 10 सीटें आएंगी, किसके पास 15 आएंगी, वो वक्त बताएगा। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, या जो अभी अरुण जी ने बात की कि हाँ जयराम सरकार की बात की, हिमाचल की बात हम चूंकि कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पे अभी नहीं चर्चा कर रहे। तो हिमाचल में अगर ये बात कहें कि हाँ कंट्रोल वाली सरकार है या वैसा है, तो एक चीज आप देखिएगा कि जितने भी पिछले कोई भी कार्यक्रम कहीं पर हुए हैं, कोई भी प्रोग्राम हुए हैं, तो जो डिसीजन लेकर रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिसीजन लेने जयराम जी को दिल्ली जाना पड़ा हो। जो डिसीजन लिए वो यहीं पर लिए, यहीं पर लागू किए गए। हाँ दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली जाते हैं वो वहां से प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। जितने 5 सालों में, पिछले 4-5 सालों में जो प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं दिल्ली से, जो आपके सामने हैं सारे, उनके चाहे शिलान्यास हुए, चाहे आधे अभी बन चुके हैं, किसी के उद्घाटन हो गए, वो सारी चीजें जो लाई गई हैं, जो की गई हैं, वो जरूर दिल्ली से आई हैं। और हर क्षेत्र के हर मंत्री से, मतलब हर उससे उन्होंने वो लिया है। चाहे वो हाईवेज की बात हो, अभी अरुण जी ने पहले बात की थी, जो चंडीगढ़ कीरतपुर और मनाली वाला जो नेशनल हाईवे है, उस हाईवे पर जो काम चला हुआ है। देखिए एक बड़ी मजेदार बात फिर दोबारा कहने को आ जाती है, क्योंकि जब बात छिड़ती है तो आ ही जाती है। हमारे पास पंडोह से लेकर और मनाली तक
ये हमारा 60-70 किलोमीटर का ना रिवर बैंक है, पूरा नदी के साथ पूरी रोड चलती है। लेकिन इसका 50 सालों के अंदर कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं गया कि इस 50-60 किलोमीटर की सड़क को टूरिज्म की दृष्टि से कैसे डेवलप किया जाए। एक मनाली आपके पास एक स्टेशन है जहाँ पर टूरिस्ट आता है, लेकिन जब वो एक बार आ जाता है तो दोबारा नहीं आता, क्योंकि रोड कंडीशंस ऐसी होती है। उसके लिए कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, कभी सोचा नहीं गया। आज आप आइए, आज काम चला हुआ है, पुलों का काम चला है, सुरंगों का काम चला हुआ है, वो कार्य हो रहा है। कीरतपुर से लेकर जो मनाली तक का हाईवे है, जब आप उसकी गति देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये गजब का काम हो रहा है, जो इतने तेज गति से हो रहा है। और आने वाले समय में होगा, ठीक है, वो समय लगता है हर एक चीज में, लेकिन पहाड़ों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। नैना देवी के पास जो पहाड़ी है जहाँ पर सुरंग बन रही थी, अगर आपको याद हो 5-6 साल पहले की बात है, जब सुरंग में वहां पर कुछ लोग दब गए थे, बड़ी विकट परिस्थितियां, 2-3 साल काम बंद रहा। बाकी पहाड़ भी क्योंकि कमजोर हैं उस तरह के, जो कीरतपुर से ऊपर जो पहाड़ियां थी वहां पर इतना लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ गिरे, लेकिन फिर भी संभाला जा रहा है चीजों को। तो ये फर्क है, उन चीजों में बाधाएं जरूर आती है, लेकिन वो चीज कामयाब हो रही है। तो ये फर्क है कि हम प्रोजेक्ट को धरातल पर तो लेकर आए, तो ये फर्क है इन चीजों का। और जो अभी सीटों की बात करी, तो देखिए चाहे कुछ भी हो, आज की परिस्थिति में हम अभी 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद की बात नहीं करते, मैं केवल आज की बात करता हूँ। आज चुनाव करा दिए जाएं तो इस वक्त 40 से ऊपर सीटें बीजेपी की बनती हैं, जो कि आएंगी, जिस मर्जी को टिकट दे दीजिए, कोई फर्क नहीं है उस चीज में। तो क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के हैं वो कैंडिडेट कम और बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है ये भी समझने वाली बात इस समय है। अरुण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी तो चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जयराम ठाकुर है जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, जेपी नड्डा को आप देख लीजिए, वो भी काफी बेहतर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव, हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व जो है सामूहिक तौर पे चुनाव मैदान में है। हमारा जो है सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, इसमें किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने की बात नहीं है। वो फैसला बाद में होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आज कलेक्टिवली हम चुनाव मैदान के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है कि कांग्रेस पार्टी शायद मैदान में कहीं नहीं है। अभी ये शायद ये भूल गए कि पिछले 4-6 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर क्या हाल हुआ। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा मंडी, इतना बड़ा चुनाव क्षेत्र, जहाँ की जयराम जी मुख्यमंत्री जिस जिला से आते हैं, वहाँ क्या हुआ, उसका ये जवाब दे पाएंगे क्या? वो जनता ने इनको रास्ता, एक आईना दिखाया कि आप लोगों की कारगुजारी ये है और हम बदले में आपको ये हम ठुकरा रहे हैं। और यही हाल हमारे जो जनरल इलेक्शन विधानसभा के होंगे उसमें होगा, दिख रहा है। ये लोग तो तब भी बात करते थे कि हम 4 की 4 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो 4 सीटें नहीं जीती, 4 सीटें हारे। इसका क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है? इनको ज्यादा उत्साह में रहने की आवश्यकता नहीं है। मान लिया आपके पास मोदी जी एक बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं देश के अंदर, लेकिन उनके रहते हुए, उनके आशीर्वाद से ही आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। ठीक है मोहित जी। मोहित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। अरुण जी कह रहे हैं कि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे, पिछले चुनाव, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने कुछ सीटें जीती, आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, उसका हवाला देकर कांग्रेस कह रही है कि आप गलतफहमी में है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। जी देखिए, थोड़ा सा उसमें मिसकैलकुलेशन और मिसमैनेजमेंट थोड़ा पार्टी की तरफ से हुआ, लेकिन उस पर हमने काम करा है। जैसे राजन जी ने भी कहा कि हम पिछले 6 महीने से अब बिल्कुल बूथ मैनेजमेंट पर आ गए हैं। हम एक व्यक्ति से संपर्क में हैं, अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट कर रहे हैं, और आने वाले जो चुनाव है उसमें हम पूरी तरह से गैल्वनाइज्ड होकर मैदान में उतरेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम 45 से ज्यादा सीटें इस बार दोबारा जीतेंगे, और ये रिवाज जो 5-5 साल का इस प्रदेश में होता था उसको बदल देंगे। तो हमारे पास आज की डेट में नेता भी है, नेतृत्व भी है, नीति भी है। हम उस पर पूरा कार्यान्वयन कर रहे हैं,
हमारा जो केडर है वो गांव-गांव, घर-घर जा रहा है और जो हमारी पॉलिसीज का प्रचार वहां पर हो रहा है। हमारे को बहुत ज्यादा सपोर्ट यूथ और महिलाओं से मिल रहा है और इसी कारण है हम पूरे आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार हिमाचल में बनेगी। ठीक है पदम जी, आखिरी कमेंट पूरे मसले पर आपका चाहूंगी, एक विश्लेषण छोटा सा। जी, विश्लेषण के तौर पर जैसे अरुण जी ने कहा कि हाँ मंडी सीट जीती है या इन्होंने कोटखाई सीट जीती है, तो देखिए उसके पीछे परिस्थितियां वहाँ की जो लोकल थी वो डिफरेंट थी। वहाँ पर जो मरक्ता जी थे तो अब वो दोबारा बीजेपी में आ चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे इसलिए वहाँ की सीट जीत गए वो। और इसी तरह से अगर हम अर्की की बात करें कि तो अर्की में वीरभद्र जी जो कि मुख्यमंत्री रहे इतने वर्षों से वो वहाँ पर थे, तो और उसके बाद बीजेपी में वहाँ पर गुटबाजी ऐसी चली कि वो बंट गए, जो पुराने एमएलए थे उन्होंने वहाँ पर काम ही नहीं किया, वो दूसरी जगह काम करने गए। अगर हम मंडी की बात करें लोकसभा सीट की, तो मंडी की लोकसभा सीट में उस वक्त कांग्रेस का साथ सुखराम जी ने दिया, जो कि एक बहुत ऊंचा कद था और उनकी अपनी एक पैठ थी, तो सुखराम जी ने साथ दिया। लेकिन जो उनके बेटे जो अनिल शर्मा जी हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, वो उस वक्त साइलेंट रहे, ना बीजेपी के साथ गए ना कांग्रेस के साथ गए, लेकिन उसका बेनिफिट कांग्रेस को जरूर मिला। और आज की डेट में सुखराम जी अब नहीं है और जो अनिल शर्मा जी हैं वो पूरी तरह से अब बोल चुके हैं कि मैं पूरी तरह से बीजेपी के साथ हूँ। उनके बेटे जो आश्रय शर्मा थे जिनको जो एमपी का टिकट दी, तो वो भी अब उनका भी बीजेपी में कभी ना कभी स्वागत जल्दी होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि अब परिस्थितियां डिफरेंट है, वो वाली बातें मैंने अभी भी पहले आपको विश्लेषण के तौर पर मैं एक ही बात कह रहा हूं आपको दोबारा कि कांग्रेस जो है वो बीती हुई बातों पर काम करती है और उसी के हिसाब से चलती है। बीजेपी कहीं ना कहीं फोकस फ्यूचर पे करती है और इसीलिए वो कामयाब हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अब हिमाचल चुनाव की बात करें तो बीजेपी मिशन रिपीट का दावा कर रही है और कांग्रेस बात कर रही है 45 पार की। अब देखना होगा कि मिशन रिपीट होगा या 45 पार होगा, क्योंकि चुनावी घोषणाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि एम्स का जो उद्घाटन आज किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, काफी सराहनीय कदम इसको कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से किस तरीके की तैयारियां रहेंगी आने वाले चुनावों में वो भी देखना अहम होगा, या फिर बीजेपी मिशन रिपीट का सफल हो पाएगी ये भी अहम होगा देखना। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।